आप जैसे बता रहे थे 10th के बाद भी इंटीरियर डिजाइनर कर सकते हैं, ये बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। पता ही नहीं था। आज आपसे बात करते करते पता सर चला। 10th के बाद डिप्लोमा सरकार भी बोलती है 3 साल का डिप्लोमा वैलिड है। हेलो, वेलकम टू बबीताज पॉडकास्ट। आई एम आर्किटेक्ट बबीता श्रीवास्तवा, लैंडस्केप आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर एज वेल। बहुत सालों से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में और बच्चे इतने कंफ्यूज हैं करियर को लेकर के। तो आज फिर से हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अभिषेक जैन। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी इंटीरियर डिज़ाइनर बनने की जर्नी आपके साथ शेयर करें। वो इस फील्ड से नहीं थे, कैसे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक पार्ट बन गए। मामेक्स इंडिया एंड डिज़ीन ले आर्टे एंड स्टोन आर्ट वाला इनकी 3 कंपनीज़ हैं जो सक्सेसफुली रन कर रही हैं। सो सर, ओवर टू यू। आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम अभिषेक है और एक कंपनी हम रन करते हैं जिसका नाम है स्टोन आर्ट वाला। इसमें स्टोन कार्विंग से रिलेटेड हम डिफरेंट प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं, जिसमें स्टोन को हम कार्व करके एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट ऐसे हुआ 2013 में हमने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई आर्टिफैक्ट स्टोन डिज़ाइन के लिमिटेड के नाम से, और उससे काम शुरू किया शुरू में। और इनिशियली हमने बहुत मेहनत करी। हमने 10 बाई 10 के रूम में हमने काम स्टार्ट किया और एक सीएनसी मशीन से स्टार्ट किया। तो उस समय सीएनसी मशीन इतना पॉपुलर नहीं थी मार्केट में, 1 या 2 प्लेयर थे जो काम कर रहे थे इस मार्केट में। तब हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली मशीन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस तरह से आप उस चीज़ को सोचते हैं। जैसा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में होता है, आप एक प्रोसेस होता है, एक थॉट होता है जिससे आप किसी चीज़ को डेवलप करते हैं। तो उसी तरह से कार्विंग एंड स्टोन में प्रोडक्ट में जो डेवलपमेंट होता है वो थॉट प्रोसेस से ही डेवलप होता है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, क्या आपको शुरू से पता था इस फील्ड के बारे में? आपने क्या एजुकेशन लिया और क्या इसमें आपकी जर्नी कैसी रही? मैं राइट फ्रॉम योर 12th या ग्रेजुएशन तब से पूछना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से किसी को नहीं पता होता, जैसे मुझे नहीं पता था तो किसी को नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आने वाला हूँ। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो मेरे फादर तो मजाक में कुछ और ही बोलते हैं मुझे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो 12th करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से 10th किया। एंड एक छोटा सा शहर है रायबरेली, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से पहले मैंने 12th किया। 12th करने के बाद मेरे फादर ने सीधे फार्मेसी में एडमिशन करा दिया, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि उनके एक फ्रेंड थे जो फार्मासिस्ट थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि फार्मेसी करवा देते हैं। अपने बच्चे को करवा रहा हूँ, अपने आपके बच्चे को भी करवा देता हूँ। तो हुबली कर्नाटका एक जगह है जहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन मेरे लिए वो एक गेम चेंजर था, क्योंकि जब उससे पहले मैं बहुत शाई था, मुझे पता ही नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है। मुझे एक शॉप पे जाना है, कुछ बात करना है, तो मैं कर नहीं सकता था। लेकिन वहाँ पे मैं एक साथ करीब 10-12 बच्चे हम एक साथ गए थे यहाँ से, यूपी से। एंड देन वहाँ पे जो टर्न अराउंड हुआ, 2 साल हमने जो पढ़ाई करी, और जिस तरह से लड़के थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग तरीके थे, तो उनसे हमने सीखा कि कैसे होता है। मतलब एक्सपीरियंस आप किसी से भी कर सकते हैं, और इससे मैंने ये सीखा कि एक्सपीरियंस कहीं से भी आ सकता है और किसी तरह से भी आए। और एक्सपोजर जो मिलता है आपको, अलग जगह पे अकेले जाके रहना, होम टाउन से बहुत दूर और पेरेंट्स के साथ दूर रहना और कैसे सर्वाइव करना, तो वहाँ से एक आप कहते हैं फाइट बैक करना या स्ट्रेंथ जहाँ से हमें मिली वो वहीं से मिली। और वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं एक माइलस्टोन था, जहाँ से मैंने वो गेन किया। एंड देन उसके बाद फार्मेसी तो कर लिया, लेकिन फिर भी पाथ डिसाइड नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि जॉब मिल नहीं रही थी। जॉब जो मिल रही थी इंटरेस्ट की नहीं मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर पे बैठ जाओ या फार्मा में काम कर लो। तो कुछ दिन हमने फार्मा में जॉब किया, कुछ मल्टीनेशनल में काम किया, लेकिन वो चीज़ आई नहीं, जैसे किक भी बोलते हैं, तो किक मिली नहीं। फिर उसके बाद हमें आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग कि उसके बाद मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा था और रास्ते में एक फ्रेंड मिला, कहते हैं MBA कर लो, अच्छा है कोर्स, इसको कर लेते हैं। जनरली ग्रेजुएशन के बाद सब बोलते हैं कि चलो हाँ, MBA कर लो, ग्रेजुएशन मैंने पार्ट टाइम कर लिया था, फादर ने कहा कर लो। 3 साल मैंने मस्ती करी उसके बाद, और फिर MBA मिला। एक दोस्त कह UP-TV के एडमिशन हो रहे हैं, आप MBA कर लीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, फॉर्म भर देते हैं। और मैंने B फार्मा और MBA के लिए फॉर्म भरा, और मेरे पास कॉल लेटर आया MBA के, आप टेस्ट दे दीजिए। और वो भी मस्ती में देखे आ गए कि ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, कर लेंगे तो नहीं, कोई बात नहीं। तब तक क्या आपके माइंड में इंटीरियर डिजाइनिंग या प्रोडक्ट डिजाइनिंग कुछ भी था? कुछ भी नहीं पता था मैम। इवन मैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना चॉइस करने के लिए, अगर सही बताऊं तो एक सही डायरेक्शन मिल जाए ना, यानी आप जैसे लोगों को गाइडेंस मिल जाए, तो आप पाथ बहुत पहले डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 10th 12th में पता चल जाए तो बहुत जल्दी हम अपने पैशन तक पहुंच सकते हैं। वो चीज़ वो मिसिंग है अभी आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम में। मैं बार बार लोगों से बात करता हूँ कि अभी पाथ नहीं पता है।
अभी भी बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं क्या करना क्या है, मेरी नीश को पता नहीं क्या करना है। प्रॉब्लम है बच्चों को। वही बात है ना, 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, साइंस ले ली, थोड़े कम आए, कॉमर्स ले लिया, फिर आर्ट्स ले लिया, यही पैटर्न चल रहा है हमारे देश में। 12th के बाद अच्छे मार्क्स आ गए तो कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। बहुत ही कम बच्चे जो 12th में सोचते हैं मुझे पसंद क्या है, मेरा पैशन क्या है। तो मेरे ख्याल में शायद 10% बच्चे ही होंगे जो सही करियर ले पा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है। मैं अब इंटीरियर डिजाइन की बात करूँ कि अगर इंटीरियर डिजाइनर आप बन गए और आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो आपको जॉब पक्की है, जॉब नहीं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इतना अच्छा नोबेल सेगमेंट है जिसको लोगों को करना चाहिए और डेफिनेटली वहाँ पर रिजल्ट आते हैं, इज्जत भी मिलती है और वर्सेटाइल भी है। इज्जत तो क्या इज्जत है, मतलब मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो इज्जत तो बहुत है, मतलब डॉक्टर्स की, लॉयर्स की एंड देन इंटीरियर डिजाइनर, आपको मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। आप जैसे बता रहे थे 10th के बाद भी इंटीरियर डिजाइनर कर सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज आपसे बात करते करते पता सर 10th के बाद डिप्लोमा सरकार भी बोलती है 3 साल का डिप्लोमा वैलिड है, 1 साल का डिप्लोमा भी वैलिड है, 10th के बाद भी करियर है। करना चाहिए लोगों को, इस तरह से ट्राई करना चाहिए। लोग एक बार मैम से तो आप कनेक्ट करें तो डेफिनेटली और भी चीज़ें पता चलेंगी इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद। तो हम बात कर रहे थे कि तो उसके बाद मैंने MBA कर लिया 2 साल का। अच्छा, आपने बी फार्मा के बाद MBA कर लिया 2 साल का? 3 ईयर का मैंने ग्रेजुएशन किया एंड देन फिर उसके बाद MBA किया। MBA के बाद कुछ फार्मा कंपनीज ट्राई करी मैंने, फिर देवरिया जैसी जगह पे रहा, जोधपुर रहा जहाँ 6 महीने, 1 साल देवरिया रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने जॉब छोड़ी। तो जॉब क्या कर रहे थे, मतलब बी फार्मा में ही जॉब कर, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? बी फार्मा का बैकग्राउंड जरूर था। ओके। मुझे रैनवैक्सी में सबसे पहले मैंने काम किया, लेकिन उसमें क्या था, रैनवैक्सी में ग्रेजुएशन होना जरूरी था। अच्छा। और उसके साथ MBA था तो मुझे मिल रहा था, लेकिन जो हमारा रीजनल सेल्स मैनेजर जिसने इंटरव्यू लिया था उनको एज ए कैंडिडेट में बहुत पसंद आ गया। सो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चेंज किया था कि हम डिप्लोमा भी ले सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिया और मैं उस ट्रेनिंग में, जिस ट्रेनिंग में रैनवैक्सी ट्रेनिंग थी, आउट ऑफ अराउंड 18 या 20 बच्चे थे जिसमें बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड मुझे मिला था। अच्छा। तो एक बच्चा जो अपने शहर में इतना खामोश था पहले तो कॉलेज में जाके उसको लाइफ जीना आया, कॉन्फिडेंस आया, एंड देन फिर कंपनी में जाकर के और बूस्टअप हुआ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बात है। मुझे गाइडेंस जो मिला है मेरे पेरेंट्स से मिला, लेकिन मैं मानता हूँ प्रोफेशनल अगर गाइडेंस होता है तो डेफिनेटली आप जो चीज़ अभी आप 4 साल में कर रहे हैं ना, आप डेफिनेटली 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत जरूरी है और ये पॉडकास्ट भी इसीलिए है। कोई ना कोई मेंटोर हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिसको देख करके हमें लगता है कि ये मुझे सही रास्ते पे लेके जाएगा या मुझे इसके जैसा बनना है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आपको याद है जो आपको ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आप इसमें कैसे आए? मैं अल्टीमेटली ये जानना चाहती हूँ। एक पर्सन जो केमिस्ट बन सकता था या MR बन सकते थे आप प्रॉपरली, आप यहाँ कैसे आ गए? पत्थरों के पीछे कैसे पड़ गए? इसका भी स्टोरी है। एक्चुअली क्या है कि मैं ट्राई बहुत कर रहा था। मैं बहुत टाइम से मैंने अलग फैब्रिक डिवीजन में काम किया, नैरो फैब्रिक वेल्क्रो की कंपनी तक, उसमें सेल्स में काम किया MBA के बाद। लेकिन वो पाथ मिल नहीं रहा था। फाइनली मैंने डिसाइड किया मुझे क्विट करके अब जा रहा हूँ मैं घर। ओके। मैंने दिसंबर में डिसाइड किया था मुझे जाना अब नहीं करना है काम, क्योंकि जितनी तनख्वाह यहाँ मिल रही थी यानी सैलरी मिल रही थी उससे मुझे लग रहा था मैं नहीं करना हूँ, इससे बेटर मैं और एक पैशन नहीं आ रहा होगा, पैशन जो काम कर रहे थे उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, खुशी नहीं हो रही थी। सीरियसली ये चीज मुझे अब लग रहा है कि लोगों के अंदर ऐसा कुछ होता है। पहले नहीं लगता था, पहले मुझे लग रहा था मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा। अच्छा। लेकिन ये मुझे लग रहा है सबके साथ प्रॉब्लम होती है और एक एज में होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये एक बड़ी कॉमन सी लाइन है, मैं कहूंगी। लोग बोलते हैं कि काम तो कर रहा हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन दिल नहीं लग रहा। ये भी है, मैच नहीं कर रहा, वाइब्स मैच नहीं कर रहे हैं कि जो कर तो रहा हूँ बस किस लिए कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आपके साथ उस वक्त मिसिंग था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो प्लीज आप जरा अभिषेक जी का इंटरव्यू ध्यान से सुने और समझे कि आपको आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें 2 इंटरव्यू कॉल आई मेरे पास। एक कंपनी है यहाँ पे दिल्ली में, नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक कंपनी है दिल्ली में FCML। वो फर्नीचर में काम करती है, दिल्ली की इंटीरियर डिजाइन की बहुत बड़ी कंपनी, सुल्तानपुर में बहुत बड़ी कंपनी है और अलग अलग प्रोडक्ट्स में करती है, प्रोडक्ट्स की कंपनी है। तो उसमें मैंने 3 राउंड इंटरव्यू दिए और उसमें अभिनव करके जो उनके पार्टनर हैं उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे काम से छोड़कर सब कुछ पूछा, क्रिकेट के बारे में बात किया, पॉलिटिक्स की बात किया। 30 मिनट का मेरा इंटरव्यू। क्या जॉब अप्लाई किया था? मार्केटिंग में ही किया था, सेल्स में दे रहे थे मुझे। और मैं बात कर रहा हूँ कि हम स्टोन में कैसे आया मैं।
इनिशियली में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं उस बात कर रहा हूँ कि कैसे हम वहाँ पहुँचे। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लास्ट में मुझे कहा एग्जीक्यूटिव बना दो। तो मैं असिस्टेंट मैनेजर पे काम कर रहा था जिस कंपनी से आ रहा था, एक फैब्रिक की कंपनी से। सो बाकी 2 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया मुझे, केवल जो कंपनी का ओनर था उसने मुझे पसंद किया। जो बाकी सेल्स वाले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बेकार का। इवन एक लड़का हमारा रायबली से था जो उसमें सेल्स में था। मैंने कहा अब तो हो गई बल्ले बल्ले, अब तो मिलेगा मुझे वहाँ पे मौका, क्योंकि रायबली से है तो होम टाउन का होगा। उसने भी रिजेक्ट कर दिया मुझे। ये चीज़ मुझे कंसल्टेंट ने बताया, धोखा दे दिया, कंसल्टेंट ने बताया मुझे। सो फाइनली लेकिन अभिनव जी ने मुझे बोल दिया कि आप आ सकते हैं, मतलब बात हो गई और मेरा सब कुछ पक्का हो गया। सब तनख्वाह जो हमारी सैलरी थी वो भी फिक्स हो गई कि इतनी सैलरी होगी आपकी। उसी के साथ मुझे जो कंपनी, दूसरी स्टोन की कंपनी थी, उस कंपनी ने मुझे, उसमें जो लेडी थी उन्होंने मुझे बोला कि आप आ सकते हैं इंटरव्यू देने, आप आ जाइए। उसमें भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, ओके। सो लेकिन सैलरी कम थी, पोजीशन अच्छी मिल रही थी, मैनेजरल पोजीशन मिल रही थी वहाँ पे। मुझे टीम हेड करनी थी जी, वो भी टीम भी बनानी थी मुझे वहाँ पे। तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है और इसमें ज्वाइन करते हैं। और थोड़ा सा वो अलग तरीके का काम था, क्योंकि बिल्कुल अलग था, मार्केट में कभी सुना ही नहीं था हमने। अच्छा, वो क्या काम करते थे? वो स्टोन में इस तरह की कार्विंग के काम करते थे। अच्छा, इस तरह के काम है, इस तरह के काम हम बनाते थे इस नेचुरल स्टोन में। तो डिजाइनर वर्क करते थे जी। तो पहले मुझे कुछ, जैसे आज के टाइम में आप बात करें तो स्टोन के बारे में बहुत कुछ पता है, जी, ठीक है, लेकिन उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम था स्टोन मार्बल के अलावा कुछ और भी होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई, थोड़ा फील्ड अलग था तो कैसे और उसका भी नाम संगमरमर हम लोग लेते थे। अच्छा, मार्बल हम लोग बहुत जनरली, हाँ संगमरमर। तो लेकिन आप, वही मैं कह रहा हूँ कि सीखने को कुछ भी सीख सकते हैं आप जी। बस आप एक बार ये लगन हो कि आप कैसे सीखना चाह रहे हैं। तो 6 मंथ में, विद इन 6 मंथ में मैंने बोला था 6 मंथ चाहिए, 6 मंथ में मैंने काम सीख लिया उनसे। थोड़ा सा टर्म अच्छे नहीं रहे तो ओनर के साथ, तो जिसकी वजह से हमें क्विट करना पड़ा। बट आपको ये समझ में आ गया था कि ये मुझे पसंद आ रहा है, ये पसंद आ गया था, थोड़ा सा चैलेंज भी मिला था वहाँ से। एंड देन मैंने कहा कि करते हैं इसको। सो कुछ 2 पार्टनर मिले, मैंने उनके साथ काम शुरू किया। एंड देन जब हमने पहली जगह देखी तो वो जगह हमारे यहाँ से चली गई। फिर दूसरी जगह जो मेरा एक प्लॉट था जो हमने किसी तरह से खरीदा था, उस प्लॉट पर रजिस्टर कराया। फाइनेंशियल बैकग्राउंड था नहीं, हमने फादर से, पेरेंट्स से बात भी नहीं करी कि हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड था नहीं। फादर को तो केमिस्ट का ही पता था ना आपका, क्या केमिस्ट का नहीं, एक्चुअली उनको पता था कुछ कर रहा है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था क्योंकि काम कहाँ कर रहा है। मैंने डिसाइड किया था काम करना है, लेकिन क्या करना है ये डिसाइड नहीं था। तो उसी समय फादर के साथ भी थोड़ा सा, क्योंकि हार्ट का उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था। तो हमने जब काम शुरू किया उसी टाइम उनको पैरालिसिस अटैक हुआ, हम चले गए। सो पहला काम जो हमें मिला 27,000 रुपये का काम मिला, 27,000 का, आज भी याद है मुझे। तो उसमें क्या काम करना था? कुछ नहीं, हमें केवल पत्थर लगाना था। अच्छा। और एक फायर प्लेस था, उस फायर वॉल क्लैड फायर प्लेस था। अच्छा, फायर प्लेस था। फायर प्लेस के सामने क्लैडिंग और क्लाइंट जो था HNI क्लाइंट था, NRI क्लाइंट था, उनका नाम था मिस्टर राज राणा जी। और उस समय कार्लसन रेजिडार ग्रुप था एक, जो ये पार्क प्लाजा इनको सबको मैनेज करता मार्केटिंग, उसके CEO का करता वो जी। सो उनकी मैडम थी संतोष जी। उन्होंने एक फीडबैक दिया जब हमने कंप्लीट कर दिया, कह रहे हैं कि वो सबसे किक था हमारे लिए कि मतलब ये फील्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला कि जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, वैसा ये फायर प्लेस जब बन के तैयार हुआ है तब मुझे वैसा फीलिंग आई। अरे वाह, ये तो मतलब ये था मेन लाइन जो आपने मुझे उस दिन से सीरियसली इवन विवाह को भी नहीं पता कि ये चीज़ कुछ ऐसा हुआ था। सो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा काम है, लोगों को कंप्लीट करने के बाद वो फीलिंग आती है कि वो जो थैंक्स मिलता है। ऑल्दो कई बार कहा जाता है कि हमारा प्रोफेशन ना थैंकलेस है नहीं, मुझे तो एप्रिसिएशन बहुत मिला, लेकिन एप्रिसिएशन मिलने के बाद हमारा बूस्ट अप होता है। इस तरह का फीडबैक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा फीडबैक आएगा जब उन्होंने दिया मुझे जी। एंड देन वो काम छोटा सा था कि हमने केवल अपने इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे 2-3 उससे। अच्छा, स्टार्ट किया था बिकॉज़ उतना बजट नहीं था और उसकी ड्राइंग आज तक मेरे पास है। सो वो चीज़ हमेशा याद दिलाती है आपको कि आप कभी घमंड में ना आए, जब आप उस लेवल पे जब पहुंच जाएं, उस लेवल को याद रखें जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ से शुरू किया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा लाइफ में कि आपने जहाँ से शुरू किया और जिस तरह से आपने काम किया वो हमेशा याद रखिए। काम आप छोड़िए, आपकी जर्नी बढ़ती चली गई है। अभी तो मैं देख सकती हूँ कि आपका तो प्रोडक्ट्स एकदम मार्केट में बिल्कुल निश क्रिएट हो गया आपका। बिल्कुल, उसके बाद हमने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा जी। तो फिर लगातार वैसा करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। और
आप नए प्रोडक्ट क्या फील करते हैं अभिषेक जी, अगर आपकी एजुकेशन इंटीरियर डिजाइन में हुई होती, आपको 12th में कोई बताता कि इस तरीके का कुछ काम है, क्योंकि जनरली ना लोगों के साथ यही हो रहा है, हम जिस फील्ड में काम करने लगते हैं उसके बाद एक ऐसा कुछ हमारी लाइफ में आता है, कोई ऐसा डिवीजन पर्टिकुलरली कि ये काम में तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, काश ये पहले बता देते। तो आपको क्या फील होता अगर आपको 12वीं के टाइम पे कोई बता देता, तो क्या कुछ चेंज होता आपकी लाइफ में? हाँ, मैं ज़रूर ऑडियंस से बताना चाहूँगा जी। एक्चुअली क्या, अगर काश मुझे ये चीज़ पता होती 12th के बाद, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ही काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहा हूँ या हम इस तरह के क्लाइंट्स के साथ मिल रहे हैं। अगर ये चीज़ मुझे वहाँ पता चल जाती और मैं वो कोर्स करता तो शायद और अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी कर लिया था, क्योंकि मैंने जो 4 या 5 साल मैंने जो कंज्यूम करे वो शायद और सेट हमें टाइम मिल जाता और अच्छे से कर सकता था और ज़्यादा ग्रो कर सकते थे, एंड मे बी ज्यादा डिटेलिंग और कर पाते। आपने तो काम करते करते सीखा ना। तो 2 से 3 साल लग जाते हैं बिल्कुल, उस बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप पहले से वो सीख लें और सही टाइम पे आपको चीज़ मिल जाए तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं ना। मैं पहले भी बोल रहा था, प्रोफेशनल आपको एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आपको सही टाइम में अगर प्रोफेशनल गाइडेंस मिल गया और स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो आप सीरियसली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल। सो कम उम्र में शुरू करेंगे तो आप अगर फेल भी होंगे ना, तो 1-2 बार फेल होने के बाद 3 साल ही निकलेगा आपको। तो फेल तो होना, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होता। मेरा लकी था तो मैं फर्स्ट टाइम में निकल गया। हाँ, जरूरी नहीं है कि पहली बार में हमें किक स्टार्ट हो जाए या क्लाइंट। मुझे तो याद है कि हमने जब अपना काम शुरू किया था, ऑल्दो मेरा तो एजुकेशन आर्किटेक्चर में रहा था, शुरू में फ्रीलांसिंग बड़े मिल जाते हैं लोगों को, छोटे मोटे काम। हमने किसी का काम किया, बहुत छोटा सा काम था, 10,000 रुपए का काम था, 5,000 रुपये उन्होंने दिए और 5,000 दिए ही नहीं। हम ऑफिस के बाद जाया करते थे, वहाँ पे फरीदाबाद में किसी का घर का डिज़ाइन था, 5,000 रुपये उस आदमी ने नहीं दिए। और जनरली हमारे प्रोफेशन में होता है, क्लाइंट बाद में बोलता है तुमने पंखा गलत लगा दिया, तुमने लाइट गलत लगा दी, ऐसा। तो वो सारी गलतियाँ निकल आती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पहले काम में अप्रिसिएशन ही मिले, कभी नहीं आता, बट ऐसा होता है। ये फील्ड थोड़ा सा ऐसा है। नहीं, बिल्कुल, कभी कभी एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ जी, जो आप बोल रहे हैं मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में सब जो फील्ड में है ऐसे ही लोग हैं, हर तरीके के बहुत हम्बल भी हैं और बहुत रूड भी हैं। जी, रूड लोग को अवॉइड करना है आपको, हम्बल लोग के साथ आपको बने रहना है। ऐसे भी क्लाइंट हैं जो आज 10 साल 15 साल हो गया मेरे साथ काम करते करते, और अभी तक बहुत अच्छे उनके साथ है। मेरा अगर फर्स्ट क्लाइंट अभी तक मैंने तोड़ा, वो कुछ भी कर लें, वो मैं उनसे मतलब अगर डिस्काउंट देना है या कम चार्ज कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, करते हैं आपके साथ, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। पुराने क्लाइंट्स हमें रोक के रखने हैं और नए बनाने हैं। बिल्कुल। ये एक यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं अभिषेक जी, इनके बारे में कुछ बताएंगे, आप क्या क्या क्रिएट करते हैं? मैं तो आपकी बहुत देखती हूँ पेज पे हमेशा, और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को भी पता चले आप क्या क्या बनाते हैं उन सबसे, क्योंकि हमें तो ये नॉर्मल सैंडस्टोन है, बट सैंडस्टोन से आपने तो एक अलग ही रूप दे दिया आर्ट बना के। एक्चुअली ये इंस्पायर्ड है एंशिएंट आर्ट वर्क, जो भी आप हैंड का वर्क देखते हैं या फोर्ट्स में देखते हैं, उसी वर्क से इंस्पायर्ड है। पहले क्या होता था, ये पूरा हैंड कार्विंग होता था। ये नेचुरल मटेरियल है, जैसे ये रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन जो होता है, अगर मैं पास से दिखाऊं तो दिख रहा होगा, ये रेड सैंडस्टोन जो है ये आपका आगरा से आता है, इसको इसीलिए रेड सैंडस्टोन बोलते हैं, आगरा रेड भी बोलते हैं। और ये रेड फोर्ट आपका जो है लाल किला, पूरा इसी से बना है। तो पहले भी ऐसा काम होता था, बस अब क्या है कि उसका एक तरीका बदल गया है। आप कह सकते हैं, अगर हम डिज़ाइन लैंग्वेज में, इंटीरियर डिज़ाइन लैंग्वेज में कहेंगे तो एक तरीके का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, नया आर्ट वर्क हो गया है, उस तरह से बनाया गया है। तो ये अब क्योंकि मशीन बेस्ड हो गया है, पहले लोग हाथ से करते थे, बहुत वक्त लगता था, बहुत टाइम और बहुत लिमिटेड कर पाते थे हाथ से, बहुत सी चीजें नहीं हो सकती। हाँ, ऑल्दो कुछ तो बहुत ही अच्छा बना हुआ, जैसे ताजमहल पे जो नक्काशी हो रखी है, और अब मशीन ने इसको काफी बेटर कर दिया है। लेकिन उसमें भी डिजाइन, आपके यहाँ डिजाइन कौन करते हैं, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? डिजाइन में देखिए, विजुअलाइजेशन में देखिए पूरा रोल मेरा रहता है जी, कि विजुलाइज क्या क्या करना है, एंड और बाकी रेफरेंसेस होती हैं, जैसे पेपर आर्ट वर्क हो गया या दूसरी तरह के आर्ट वर्क हो गए। इवन आप जब आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर काम करते हैं तो आपको कुछ भी दिखता है ना, तो आप विजुलाइज कर लेते हैं उसको अपने तरीके से। इवन आप ट्री देखते हैं तो ट्री को भी विजुलाइज कर सकते हैं कि हम किसी तरह से आर्ट पैनल बना सकते हैं। I've seen your tree वाला आर्ट आल्सो। तो आप कुछ भी विजुलाइज करिए और उसको क्रिएट कर सकते हैं। इवन इसी तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग में आप विजुलाइज करते हैं और एक इंटीरियर डिजाइनर उसको आपको कन्वर्ट करके देता है और स्पेस को बहुत अच्छा बनाता है। आपका कोई ऐसा मेमोरेबल प्रोजेक्ट जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हो अभी तक,
जितनी भी आपकी जर्नी है 10 साल 12 साल वाली, तो उसमें प्रोजेक्ट तो सारे ही मुझे पसंद है, मतलब मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ और नया प्रोजेक्ट जब भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे, जैसे हमने एक अभी रिसेंटली किया था प्रोजेक्ट अक्षरधाम मंदिर के लिए किया था। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मटेरियल थर्माकोल था उसमें। थर्माकोल से कैसे क्रिएट किया? थर्माकोल्स को भी कट कर सकते हैं सीएनसी पे, मशीन्स हैं, ये तो कट ही करना है। मतलब फिर वो स्टेबल रहेगा? जैसे ये तो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, थर्मोकोल पे कैसे आपने टेम्परेरी उसको स्टेबल रहेगा, इंटीरियर में है तब भी स्टेबल रहेगा। अच्छा, ओके। अगर आप तो थिकनेस ज्यादा लिया था उसका? 100 mm के साइजेस लेकर उसको 28 फीट तक बनाया था। अच्छा, ओके ओके। तो बहुत लार्ज स्ट्रक्चर था। तो और कास्टिंग के लिए भी, जब हम कास्टिंग बनाते हैं तो कास्टिंग के लिए भी वही यूज करते हैं। आई एम श्योर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, मतलब थर्मोकोल से ऐसा आर्ट क्रिएट करना बहुत बढ़िया था। सो हो सकता है अपकमिंग कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जी, और वो भी करने वाले हैं। सो प्रोजेक्ट्स तो बहुत से हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें मेहनत बहुत लगती है। अलवर का प्रोजेक्ट है जिसका फसाड किया था हमने, तो उस तरह का प्रोजेक्ट है, वो भी काफ़ी एक्सट्रीम फसाड है। ओके। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उसको करके मज़ा आया। मैंने खुद आपका जब इंस्टा पेज देखा, आप लोगों को फॉलो किया, मैंने ये आर्टवर्क पहले इतने ध्यान से कभी नहीं देखा था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से क्रिएट किया हुआ था, चाहे वो वॉल क्लैडिंग थी, चाहे वो फसाड पे था, चाहे वो छोटे छोटे आपके आर्टिफैक्ट्स हैं जो आप मामेक्स इंडिया के नाम से काम करते हैं, वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। एंड आई एक्चुअली लाइक दैट, जिस तरीके की भी क्लैडिंग आप उसमें करते हैं। हाँ, उसमें हम काम कर रहे हैं, मार्बिक्स पे भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट गिफ्ट आइटम बना रहे हैं, गिफ्ट आइटम और डेवलपमेंट कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल। तो उस पर काम हो रहा है और डेफिनेटली हम चाहते हैं कुछ ब्रेन और हमें ज्वाइन करें, जो हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और नए प्रोडक्ट डेवलप करें। हम उनके सर्च में भी हैं। व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, जिसको आप पहले इनका पेज फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, अगर आपको वो इंटरेस्ट हो तो ज़रूर उनकी टीम को आप ज्वाइन करें। थैंक यू। आई एम श्योर वो एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और आपकी तरह कोई और भी इसमें इंटरेस्ट लेने लग बिल्कुल, जाएगा। जरूर आइए, ज्वाइन करिए, और वैकेंसीज हैं और जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैम के गाइडेंस में आइए, अगर जो लोग नए हैं और कुछ करना चाहते हैं, कोई कोर्स सोच रहे हैं कि क्या करें, कंफ्यूज हैं, तो एक बार आके कंसल्ट करके देखें। और मैम को तो काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ, और डेफिनेटली आपको वहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ज्वाइन करें ना करें सेकेंडरी है, पहले एक बार कंसल्ट करके देखें। जी, सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई, और मुझे आई एम श्योर कि बच्चे इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे कि फार्मेसी से भी निकल करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आया जा सकता है, और सही टाइम पे करियर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे आपकी बातों से कुछ इंस्पिरेशन लें। थैंक यू वेरी मच, मैं आपने इनवाइट किया पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। एक आपने हमारे यहाँ लेक्चर भी कुछ लिए थे, तो वो कैसा रहा आपका, जो आपने हमारे यहाँ लेक्चर्स लिए थे? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और डेफिनेटली इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए, और इससे क्या एक्सपीरियंस मिलता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग्स, और ऐसे ही अगर लेक्चर होंगे, आपको लाइव क्लासेस होंगी, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत ही अच्छा है, इवन एज ए टीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। आप नीचे ड्रॉप डाउन में हैं। जी, आपके ड्रॉप डाउन में आपको इनके सारे पेजेस मिल जाएंगे, जस्ट फॉलो एंड लाइक, इनके वीडियोस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। एंड सो लाइक माय पेज ऑल्सो। आपको अगर और अलग अलग इंटरव्यूज़ देखने हैं, आप इंस्पायर होना चाहते हैं अलग अलग इंटीरियर डिज़ाइनर्स के स्टोरी से, सो डू फॉलो माय पेज। मेरे इंस्टा हैंडल्स आपको नीचे दिख जाएंगे, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।